हेलो एवरीवन। हमने अब एचआरके के पहले 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे हम रुक के थोड़ा सा रिफ़्लेक्ट करें कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो ये वीडियो जो है ये बहुत शार्ट होगी और इसमें मैं सिर्फ समराइज़ करूँगा कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया है और हम आगे क्या करने वाले हैं और क्यों यहाँ पे रुक के हमें थोड़ा सा रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है और क्यों ये हमारा एक पहला स्टॉप है कि यहाँ पे हम कहें कि अब हमें न्यूटन लॉज को गुड बाय कहना है और कुछ नई क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है जो अब हमें फ़र्दर हेल्प करेंगी। तो हमने पहले चैप्टर में बिल्कुल कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जिनमें सबसे पहले हमने यूनिट्स की बात की थी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात की थी और कुछ और रूल्स पढ़े थे। हमने ये कहा था कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी हेल्प से हम हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हम लॉज बनाते हैं मैथमेटिकल फार्मूलाज की फॉर्म में और उन लॉज को फिर यूज़ करके हम उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं या उन फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। फिर यहाँ पे हमने यूनिट्स भी पढ़े थे। हमने ये देखा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूनिट्स की ज़रूरत है और ये यूनिट्स ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना हम किसी भी क्वांटिटी की जो नेचर है, नौइयत है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यानी हमें बताना पड़ता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं और ये यूनिट्स जो हैं उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं। फिर हमने इस चैप्टर में रूल्स पढ़े थे कि जब हम मेजरमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो किस तरह हम उनको नोट करते हैं, उनमें एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसिजन क्या होती है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो मेजरमेंट के रिलेटेड से थी। ऑफ़ कोर्स क्योंकि हम जब भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो हम उनको एक्सपेरिमेंटली कहीं न कहीं जाके मेजर कर रहे होते हैं। तो उस मेजरमेंट के लिए हमने कुछ फंडामेंटल रूल्स पढ़े थे और इन चीज़ों को पढ़ने के बाद हमने दूसरे चैप्टर की तरफ मूव किया था जो वन डायमेंशनल मोशन थी। यानी हमने कहा था कि इस चैप्टर में सिर्फ हम उस तरह के ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करेंगे जो सिर्फ एक सिमत में मूव कर रहे होंगे, जिसको आप वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। हमें पता है अपने हाई स्कूल से और कॉलेज से कि जो मोशन है वो 3 डायरेक्शंस में हो सकती है, यानी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। लेकिन हमने कहा था कि इस चैप्टर में हम सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन को लेंगे। वो वन डायमेंशनल मोशन किसी भी एक्सिस के अलोंग हो सकती है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकती है, वाई एक्सिस के अलोंग हो सकती है या फिर जेड एक्सिस के अलोंग हो सकती है। लेकिन हम एक वक्त में सिर्फ एक ही डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे होंगे और उसकी रीज़न ये थी कि क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया था चीज़ों को पढ़ना, चीज़ों को समझना, तो हम उनको सिंपलेस्ट केस में स्टडी करना चाहते थे और सिंपलेस्ट केस में स्टडी करके हम फिर चीज़ों को जनरलाइज़ कर सकते हैं। यही चीज़ें सीखने का तरीका होता है, यानी आप आसान से मुश्किल तरफ जाते हैं। तो उसमें हमने फिर कुछ फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशंस देखी थी और ये देखा था कि उनकी टाइप्स क्या हो सकती हैं। उसमें हमने देखा था पोजीशन क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट की, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है और इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी। और ये चैप्टर जो था ये वैसे मैकेनिक्स के अंदर जो मैकेनिक्स की ब्रांच काइनेमेटिक्स है उसके रिलेटेड था। काइनेमेटिक्स आपको पता है ये ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्क्राइब करती है विदाउट रेफरिंग टू द कॉज ऑफ मोशन। यानी हम ये तो स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं वो किस तरह मूव कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते या ये सवाल नहीं करते कि आखिर वो मूव किस वजह से कर रहे हैं, उस मोशन की काज क्या है। ये काइनेमेटिक्स है और काइनेमेटिक्स को सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए जो इक्वेशंस हमारे पास हैं वो न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो हमने न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिख के फिर ऑब्जेक्ट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। फिर हमने तीसरे चैप्टर में इसी सब्जेक्ट को जो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ रहे थे उसको आगे एक्सटेंड किया था 2 डायमेंशंस और 3 डायमेंशंस के ऊपर, और जिसमें हमारे पास जो मेन टॉपिक थे वो प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थे। और अगेन अभी हम काइनेमेटिक्स के ऊपर ही हैं, हमने अभी तक डायनामिक्स को स्टार्ट नहीं किया। और डायनामिक्स के पार्ट के ऊपर हम आए थे चौथे चैप्टर में, जहाँ पे हमने फोर्स को और न्यूटन लॉज को स्टडी करना शुरू किया था। न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो काइनेमेटिक्स में थी और जो न्यूटन लॉज हैं वो डायनामिक्स में थे, क्योंकि न्यूटन लॉज जो हैं वो फोर्सेस को डील करते हैं और ये वो फोर्सेस हैं जो ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाती हैं।
तो यानी ऑब्जेक्ट्स को मूव करा, जो चीज़ें मूव करा रही हैं वो फोर्सेज हैं, सो दैट इज़ द काज। और फिर ऑब्जेक्ट्स के अंदर मोशन पैदा होती है और उस मोशन को हम न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन से डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ द काइनेमेटिक्स पार्ट। तो हमने चौथे चैप्टर में फोर्सेस को स्टडी करना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में न्यूटन्स लॉज, और फिर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस जो हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती हैं उसमें उनको हमने पाँचवें चैप्टर में पढ़ा था। और फिर पाँचवें चैप्टर में हमने उन सारी फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करवा के अपने प्रॉब्लम्स को खूब मुश्किल किया था और फिर उनको हल किया था जो रियल लाइफ प्रॉब्लम थे। यानी हमने उसमें वेट को इंक्लूड कराया कि वेट भी एक फोर्स है, फिर हमने नॉर्मल फोर्स की बात की, फिर हमने फ्रिक्शनल फोर्सेस की बात की। तो ये सारी फोर्सेस की बात हमने पाँचवें चैप्टर में की और पाँचवा चैप्टर जो था वो एक्सट्रीम था न्यूटन्स लॉज को लेके। यानी हमने न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन से स्टार्ट किया दूसरे चैप्टर में और पाँचवें चैप्टर पे हमने न्यूटन को एक दफ़ा छोड़ दिया। लेकिन न्यूटन अभी हमारी जान नहीं छोड़ता। हमने सिर्फ ये कहा है कि न्यूटन्स की इक्वेशंस ऑफ मोशन और न्यूटन को जो लॉज हैं उनको हमने पाँचवें चैप्टर तक पढ़ लिया है। लेकिन एक तरह के प्रॉब्लम अब भी ऐसे हैं जिनको हम न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स लॉज को यूज़ करके सॉल्व नहीं कर सकते। और वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे होते हैं, यानी जहाँ पे कुलियन हो रहा होता है। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो हम न्यूटन्स लॉज को या न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ नहीं कर सकते। और अब एक लम्हे के लिए जो कुछ अभी मैंने समराइज़ किया है आप सारे उसको जहन में लाएं। हमने कहीं भी कोई भी ऐसा टॉपिक या ऐसा प्रॉब्लम हल नहीं किया जहाँ पे हमने कोई ऐसा सिस्टम देखा हो जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड कर रहे हों। तो हमने कोलिजन्स को अवॉइड किया है। अब तक हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी की है वो या तो इकट्ठे मूव कर रहे हैं या फिर सेपरेट मूव कर रहे हैं कि किसी रस्सी से बंधे हुए हैं, लेकिन वो कोलाइड नहीं कर रहे। और उसकी रीज़न यही थी कि जहाँ पे कुलियन होते हैं ऑब्जेक्ट्स में वहाँ पे हम न्यूटन लॉज को यूज़ नहीं कर सकते। और उसकी रीज़न ये है कि जब ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो वो किस तरह की फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट करते हैं उसका हमें पता नहीं होता। और न्यूटन लॉज अगर आप देखें तो वो बुनियाद ही एक चीज़ के ऊपर हैं और वो ये है कि हमें फोर्सेस का पता होता है। हमने जितनी भी फोर्सेस पढ़ी हैं चौथे और पाँचवें चैप्टर में, वेट है, नॉर्मल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जितनी भी फोर्सेस हैं उनको आप जहन में लाएं, उनका हमें प्रीसाइजली पता होता है। यानी हम फोर्स का फार्मूला लिख सकते थे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। और यही एक खूबसूरती थी कि हम चूँकि हमें फोर्सेस का इल्म होता था इसलिए हम न्यूटन लॉज को यूज़ कर सकते थे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं कुलियन के दरमियान वो किस तरह की फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करते हैं या फोर्स कैसे वेरी करती है टाइम के ऊपर, ये सारी बातें पता लगाना बहुत मुश्किल है कुलियंस के प्रॉब्लम्स में। तो जो कुछ अब तक पढ़ा है उनको हम कुलियंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हल नहीं कर सकते। और यही वजह थी कि मैंने कहा है कि हमें यहाँ पे रुक के थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हमने क्या पढ़ लिया है और जो कुछ हमने पढ़ लिया है उससे हम क्या क्या हल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं और आगे हमारा वास्ता किस चीज़ से पढ़ने वाला है और क्यों हम उनको न्यूटन लॉज को यूज़ करके हल नहीं कर सकते। तो हमें फोर्सेस का पता नहीं होता जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे होते हैं तो हम न्यूटन लॉज को यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हम ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे डील करें जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हों। तो एक क्वांटिटी ऐसी है जिसको ऑफ कोर्स आप जानते हैं, आप उसको हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, यकीनन कॉलेज में भी पढ़ चुके हैं। कॉलेज में तो मुझे याद है कि आप लोग लाजमी पढ़ते होते हैं। और वो क्वांटिटी ऐसी है जो फोर्सेस को अवॉइड कर लेती है। और ये ऑफ कोर्स ये क्वांटिटी भी न्यूटन ने ही दी थी। मैंने कहा है कि न्यूटन हमारी जान नहीं छोड़ रहा अभी तक। तो ये क्वांटिटी ऐसी है जो फोर्सेस को, यानी जब ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो वो जो टाइम होता है जिस दौरान ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे होते हैं उस लम्हे को ही अवॉइड कर लेती है और हमें एक अलहदा से एक ट्रिक से एक दूसरी चीज़ से हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस तरह की ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इस तरह की जो बाकी क्वांटिटीज़ हैं उनको कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। और वो क्वांटिटी है मोमेंटम। तो हम इस नेक्स्ट चैप्टर में मोमेंटम को पढ़ने वाले हैं और मोमेंटम को हमने अब तक पहले 5 चैप्टर्स में नहीं पढ़ा। तो अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि मोमेंटम जो है ये हमें हेल्प करता है यही प्रॉपर्टीज़ जो हम अब तक पहले 5 चैप्टर्स में कैलकुलेट करते आए हैं, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसकी पोजीशन और इस तरह की बाकी जो रिलेटेड क्वांटिटीज़ हैं, ये हम मोमेंटम के फार्मलिज्म से अब कैलकुलेट करेंगे और फोर्सेस को अब अवॉइड करेंगे।
तो मोमेंटम मैंने कहा कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। तो इस पूरे चैप्टर में जो है कि एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें हम ज़्यादातर कुलियंस को ही देख रहे होते हैं और कुलियंस के दौरान हम देखते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट की जो डायनामिकल वेरिएबल्स हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इस तरह की चीज़ें, इनको अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे मोमेंटम को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक रिफ्लेक्शन थी हमारी कि हमने अब तक जो पढ़ ली है उसको हम कैसे न्यूटन के जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं और लॉज हैं उनको यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो चीज़ आगे आने वाली है यानी कुलियन के प्रॉब्लम्स जिनको हम न्यूटन लॉज या न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन से हल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है और वो नई चीज़ जो है वो मोमेंटम है। तो अब इस चैप्टर में हम मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर उसको इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि कैसे हम ये कुलियन वाले प्रॉब्लम्स भी हल कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स कुलियंस वाले प्रॉब्लम्स, मैं हर चीज़ को इस तरह के जो हमारे पास जो भी सवाल उठाते हैं, जो भी चीज़ हम हल करना चाहते हैं, मैं उसको प्रॉब्लम का नाम देता हूँ, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ प्रॉब्लम बट इट डजंट मीन कि ये वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जैसे आप बुक्स में करते हैं। इनफैक्ट ये वही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो रियल लाइफ के ऊपर बेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुलियन की बात कर रहा हूँ, तो कुलियन हम देखते हैं एक्सीडेंट्स और ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकराते हैं हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। तो ये रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स ही होते हैं जिनको मैं प्रॉब्लम का नाम देता हूँ। तो हम छठे चैप्टर में मोमेंटम को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कुलियंस वाले प्रॉब्लम को हम फोर्सेस को डील किए बिना मोमेंटम से हल कर सकते हैं। और फिर 7वें और 8वें चैप्टर में हम एक ऑफ कोर्स नई तरह की मोशन पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि अब तक हम जो पहले 5 चैप्टर्स में पढ़ते आए हैं, हमने ऑब्जेक्ट को एज अ होल ट्रीट किया है। यानी अगर हमारे पास कोई बड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी है तो हमने क्या कहा है कि उसको एक पार्टिकल से रिप्रेजेंट किया था। आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स याद होंगी। लेकिन अब हम 7वें और 8वें चैप्टर में जब जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मौजूद एक एक पार्टिकल को हम देख रहे होंगे, ठीक है। तो हम रिजिड बॉडी मोशन के ऊपर जाएंगे 7वें और 8वें चैप्टर में, ग़ालिबन 9वें में भी, और उसके बाद फिर हम एक और तरह के फार्मलिज्म की तरफ जाएंगे। लेकिन जब हम उनके ऊपर पहुंचेंगे तो ऑफ कोर्स मैं उनका इंट्रोडक्शन भी देता जाऊंगा। बट till this point we are going to embark on a new topic which is momentum, और हम देखेंगे कि मोमेंटम हमारी कैसे मदद करता है कुलियंस वाले प्रॉब्लम्स हल करने में।